अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की तरफ, फजान रूल। देखो भैया, फजान बड़ा अच्छा आदमी था। उसने एक ऐसा रूल दिया जिसके थ्रू वो ये कहता है, मतलब जो उसने रूल दिया वो तो मैं आपको बताता हूं, बट वो इतना उपयोगी है, इतना यूजफुल है, जिससे आप बहुत सारे छोटे छोटे सवाल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब चीजों पे आप, बॉन्ड लेंथ, बहुत सारी चीजों पे आप ना फजान रूल लगा के आंसर दे सकते हो। तो विल टॉक अबाउट फजान रूल। बेसिकली फजान क्या कहता था? फजान कहता था एक बात जो आप लोगों को सुननी चाहिए। फजान कहता था कि इस पूरी ही दुनिया में, ध्यान से सुनना, फजान ये कहता था कि इस पूरी ही दुनिया में कोई भी चीज भगवान राम नहीं है। मतलब उसको ढंग से बोलो तो मतलब क्या निकलता? कोई भी सतयुग वाला भगवान राम नहीं है, सबके सब, किसी में राम पाया जाएगा तो किसी में रावण भी होगा। अब उसको, अब ये तो अजीब सी भाषा है, आप कहोगे कि सर ये क्या मतलब है, तो मैं आपको समझाता हूं। फजान ये कहता था कि इस पूरी ही दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड बनाता हो या कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो। वो कहता है कि आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। इसी को फजान रूल कहा जाता है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये कहता था मेरे भाइयों, वो कहता था मेरे प्यारे बच्चों, फजान रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज है ना, देखो भैया, कोई भी इंसान प्योरली राम नहीं होता, उसमें कोई ना कोई रावण के लक्षण और रावण में राम के लक्षण होते हैं। तो यही वो बात बोलता है। फजान कहता है कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे और कोवेलेंट वाले में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे, उसी को फजान रूल कहते हैं। अब इसके बिहाफ पे आप बहुत सारी चीजों के जवाब दे सकते हो। अब सवाल यह है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए फजान ने एक रूल दिया। वो कहते हैं कि भैया देखो, इसके लिए सिंपल तरीका है। इसके सिंपल तरीका क्या है, पहचानने का तरीका क्या है? नंबर 1, ध्यान से सुनना। फजान रूल ये कहता है कि भैया ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या होता है कि तुम, ठीक है, तुमने एक आयनिक बॉन्ड बना दिया, आयनिक बॉन्ड में तुमने एक कैटायन को पैदा किया और एक तुमने एनायन को पैदा किया, पर आप ये भी सोचो कि जो कैटायन है बेसिकली वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जरा ध्यान से समझना। इस कैटायन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस एनायन को दे दिया, ऑब्वियसली इस एटम को दिया, तब वो एनायन बना। अब वो क्या कहता है कि छोटे साइज की वजह से ये क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। अब इससे होता कुछ यूं है, दिखाई यूं देने लगता है कि यहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दिए नहीं है, साझेदारी अभी भी है। और जब भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दिखाई देने लगती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हुआ कुछ यूं था कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, राजी खुशी, लेकिन इलेक्ट्रॉन देते ही कैटायन छोटा हो गया। छोटा होने के बाद उसने क्या किया, उसकी न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई। तो इस न्यूक्लियस ने क्या किया, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो बेसिकली एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो पोलराइज हो गया। पोलराइज मतलब समझते हो, वो ऐसा दिखने लगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ऐसा दिखने लग गया कि इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए हैं। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहां होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वो कहता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होते हैं। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कैटायन की साइज पे, वो डिपेंड करता है एनायन की साइज पे, और वो डिपेंड करता है कैटायन और एनायन के ऊपर चार्ज पे। समझ में आता है? वो ये सिंपल सी बात बोलता है, समझ में आ गया? वो ऐसा लगेगा दिखने को तो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, लेकिन वो कंप्लीटली दिए नहीं है। कैटायन उनको खींच रहा है, खींचने की वजह से वो बीच में आ गए हैं, बीच में आने की वजह से वो शेयरिंग के जैसे लगने लगते हैं। तो हर एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। फजान ये कहता है कि भैया कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन जितना छोटा होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में उतने ही ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी वो उतने क्या करेगा, एनायन को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। तो कैटायन के केस में पोलराइजिंग पावर देखी जाती है, पोलराइजिंग पावर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कहता हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज, नहीं, हाँ सही लिखा मैंने, साइज ऑफ कैटायन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया सबको समझ में? कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आ गया समझ में? तो यहां पर अगर कोई पूछे कि
बताओ किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है? अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज सबसे छोटी होती है। जिसकी साइज सबसे छोटी है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो यहां पर जो लिथियम कंपाउंड बनाता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। इंटरेस्टिंगली, समझ में आ गया? तो स्मॉलर द कैटायन साइज, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेसर विल बी द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? अब आते हैं और किस पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है एनायन की साइज पे। भाई साहब, एनायन की साइज बेसिकली उसको हम लोग डिनोट करते हैं पोलराइजिबिलिटी से। मेरी बात ध्यान से सुनना, एनायन की साइज देखो, एक एनायन ये है, मान लो कि एक ये एनायन है, ठीक है, एक मान लेते हैं हमारे पास ये एनायन है। तो देखो भैया, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर होगा और पोलराइज होगा। आप सोचो ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये कड़े को बाहर खींचना आसान है, या इस कड़े से थोड़ा सा बड़ा सा कुछ आ जाए और बड़ा साइज का तो उसको खींचना आसान है? तो जो साइज जिसकी बड़ी होगी उसको खींचना आसान होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो तुम खुद भी फील कर सकते हो, छोटा सा कड़ा है, इसको खींचना आसान नहीं है, बट एक बड़ी सी रिंग होगी उसको खींचना आसान होगा। तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, polarizability is actually directly proportional to size of anion। anion का साइज जितना बड़ा होगा, पोलराइजिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। सो बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी एंड पोलराइजिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाना चाहते हो तो। मतलब एनायन का साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है, एनायन आसानी से पोलराइज हो जाएगा। दैट्स इट। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि किस एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, तो आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। सो आयोडीन की पोलराइजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, और फिर फ्लोरीन आयन की। सबको समझ में आ गया? अब अगली चीज क्या है? अगला चीज है ग्रेटर चार्ज ऑन कैटायन। भैया सीधी सी बात है, कैटायन पे जितना चार्ज ज्यादा होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जरा समझो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास है ना एक एनायन है, आप मुझे बताओ कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को Na+ तेजी से खींचेगा या Al+3? तो इस पे प्लस का 3 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में पता कर सकते हो। अगर जो कोई कंपाउंड कोवेलेंट होता है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है एज कंपेयर टू आयनिक, क्योंकि आयनिक वाले की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड लाइन, तो बहुत सारी चीजों का आंसर आप फजान रूल से कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। और फिर क्या होता है? ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन। तो भैया देखो, एनायन का भी चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। एनायन, जरा आप सोचो, एक एनायन है हमारे पास जिसके ऊपर -1 चार्ज है, और एक एनायन है हमारे पास जिसके ऊपर -2 चार्ज है। आपको ये तो पता होगा ना कि साइज बढ़ने लगता है जब नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है, साइज इंक्रीज होता है एनायन का जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है, शेल में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो इसका मतलब जितना चार्ज एनायन पे ज्यादा होगा उसकी साइज भी उतनी बड़ी होगी और उसकी पोलराइजिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि C-4, N-3, O-2 और F- में पोलराइजिबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो बोलेंगे C-4 की। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उसकी साइज बड़ी होगी और उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। तो C-4 की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, N-3 की कम होगी, O-2 की और कम होगी, तो F- की सबसे कम होगी। समझ में आया? इस तरह से आप फजान रूल को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक और फैक्टर है जिसपे से सब ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दैट कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। समझ में आ गया? जितना पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन।
अगर किसी एटम के पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अब आप कहोगे कि ये क्या है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हो, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जो कि इनर्ट गैस के पास होता है, जिसमें आप लोगों को जो एस सबशेल है और पी सबशेल है वो पूरे भरे हुए दिखते हैं, उसको इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन कहता है। बट व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो? स्यूडो कैसा होता है मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल लेके। सपोज करो कि आपके पास है ना, एक तो आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P6, ठीक है, ये किसका होता है? ये बेसिकली होता है S2P6। NH2NP6 किसका होता है? NH2NP6 होता है बेटा इनर्ट गैसेस का, ये तो जानते हो, समझ में आ गया? NH2NP, अगर आप नियोन की बात करो तो 2s2 2p6, समझ में आ गया? अगर आप नियोन के बाद हीलियम नियोन ऑर्गन की बात करो तो 3s2 3p6, तो इसको बोलते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और एक होता है ये वाला, जरा आप चेक करो, S2, S में 2 पूरे हैं, P में 6 पूरे हैं, लेकिन आपके पास D के अंदर भी 10 होंगे, D भी पूरा भरा हुआ है, P भी पूरा भरा हुआ और S भी पूरा भरा हुआ है। इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। आ गया समझ में? इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो जिसके पास स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होती है और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं आपको बताऊं मैं किसकी बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बात कर रहा हूं इसकी। अगर हम लोग बात करें Na प्लस एंड Cu प्लस की, तो अगर मैं कोई पूछे आपसे कि बताओ Na प्लस और Cu प्लस, ये जो दो कैटायन है, Na प्लस और Cu प्लस, ये जो दो कैटायन है, उनमें किसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? मतलब ये सवाल ऐसा पूछा जाता है कि NaCl और CuCl के अंदर, NaCl एंड CuCl, इनका कंपैरिजन अगर करें तो बताओ कोवलेंट करेक्टर वाला कंपाउंड कौन सा है? तो आप बोलोगे CuCl। ऐसा क्यों? क्योंकि Cu प्लस में आपको स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? यही होता है S2P6D10। निकाल के देख लो, समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या S0 भी हो सकता है, मतलब बेसिकली उसमें D पूरा P पूरा भरा हुआ है। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड बोलते हैं, और उनकी कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अगर सोडियम से कंपैरिजन कर रहे हो तो। NaCl और CuCl की बात करें तो CuCl में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि उसमें स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। D10, D भी पूरे भरे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए, वाओ अमेजिंग। तो एक पोर्शन खत्म हो गया हमारा। ये जो ददलानी साहब है वो भी तालियां बजा रहे हैं। अब हम चलते हैं और आगे।